इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड पढ़ने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा पहला वीडियो जरूर देखें। थोड़ा इंटरनल स्ट्रक्चर शुरू करने से पहले एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे कुछ टाइम दे रहा हूँ, फिर से आप सुनने जरा। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको पिछले क्लास में बताया है। उसमें दो चीजें मैंने आपको नहीं बताई थी, हल्का सा टच करते हुए गए थे, लेकिन पूरा अच्छे से क्लियर नहीं किया था मैंने। वो इनलार्जमेंट, हमारे स्पाइनल कॉर्ड को जब आप देखेंगे तो उसमें आपको इनलार्जमेंट नजर आएगा। सपोज हमने आपको बताया था कि हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड इज अ लॉन्ग थिन एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, लॉन्ग थिन एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। आप जब स्पाइनल कॉर्ड को देखेंगे तो देखिएगा कि स्पाइनल कॉर्ड एक तरीके से नहीं है ऊपर से नीचे, यहाँ पर एक इनलार्जमेंट है, यहाँ पर एक इनलार्जमेंट है, थोड़ा खुला हुआ है। इसको जब एक इनलार्जमेंट जो ऊपर में जो इनलार्जमेंट है उसे कहते हैं सर्वाइकल इनलार्जमेंट, और नीचे में ये वाला जो इनलार्जमेंट है इसे कहते हैं लंबर इनलार्जमेंट। सर्वाइकल इनलार्जमेंट एंड लंबर इनलार्जमेंट, सर्वाइकल इनलार्जमेंट होता है वो C5 to T1 तक होता है, और जो लंबर इनलार्जमेंट होगा वो जो है L2 to S3 होगा। अलग अलग बुक में किसी में L1 to S2 बोला जाता है, किसी में C4 to T1 कहते हैं, C4 शुरू कर देते हैं। तो अलग अलग बुक में अलग अलग दिया जाता है। एक आप इससे कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। मोटा मोटी आपको एक बात समझनी है कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड में दो इनलार्जमेंट मिलते हैं, सर्वाइकल इनलार्जमेंट एंड लंबर इनलार्जमेंट। यहाँ पे इनलार्जमेंट इसलिए होता है कि यहाँ से बहुत सारे न्यूरॉन्स हमारे अपर लिम्ब में और यहाँ से हमारे लोअर लिम्ब में जाते हैं, सप्लाई होती है, इसलिए इस जगह पे ज्यादा इनलार्जमेंट है। हमारे हाथ का फंक्शन बहुत ज्यादा होता है, हमारे पैर का फंक्शन ज्यादा है, इसलिए ज्यादा हमारे को न्यूरॉन चाहिए होते हैं, हमारे इसमें सप्लाई ज्यादा चाहिए होती है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा स्वेलिंग हो जाती है, इनलार्जमेंट हो जाता है। तो ये हमारा हो गया सर्वाइकल इनलार्जमेंट एंड लंबर इनलार्जमेंट। शॉर्ट में इसमें और खास ज्यादा चीज जानने की जरूरत है भी नहीं, सिर्फ मैंने इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताना था, तो इनलार्जमेंट वर्ड आता है उसमें, इसलिए मैंने इसको बता दिया। ठीक है, दूसरा चीज आता है कॉर्डा इक्विना। इधर आ जाए, ये है कॉर्डा इक्विना। कॉर्डा इक्विना के बारे में मैंने पिछली बार डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि इसको भी मैंने सोचा था कि अगले इंटरनल स्ट्रक्चर के दौरान मैं इसको थोड़ा क्लियर करूंगा। कॉर्डा इक्विना क्या है? मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारा जो स्पाइनल नर्व जो है, जो नर्व्स निकलते हैं हर दो वर्टिब्रा के बीच से निकलते हैं। सपोज एक वर्टिब्रा ये है, एक वर्टिब्रा ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, और हर दो वर्टिब्रा के बीच से निकलते हैं। हर दो वर्टिब्रा के बीच से स्पाइनल नर्व्स निकलते हैं, ठीक है ना, पेयर से, ठीक है, और उस हिसाब से उसका नाम होता है। तो अब सपोज कीजिए कि अब हमारे पास अब हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, कॉर्डा इक्विना जो है, वो L1 एंड L2 के जंक्शन पे खत्म हो जाता है। L1 एंड L2 के जंक्शन पे, L1 के लोअर बॉटम में खत्म हो जाता है, लेकिन हमारे L2 एंड L3 के बीच से भी नर्व निकलता है, L3 एंड L4 के बीच से भी निकलता है, L4 L5 के बीच से भी निकलता है, वैसे वैसे नीचे निकलता रहता है। जब वैसे ये निकलता रहता है तो सपोज कीजिए कि ये L1 और ये L2 है, ये यहाँ से यहाँ तो निकल गया, लेकिन इसके बाद वाला जो सेगमेंट है, जैसे L2 एंड L3, तो L2 एंड L3 के लिए तो यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड तो है नहीं, स्पाइनल कॉर्ड तो ऊपर ही खत्म हो गया। तो क्या होता है कि नीचे से कॉर्डा इक्विना से ही L2 एंड L3 के लिए निकलता है। देखिए किस तरीके से निकलता है, L3, ये रहा L3, L2, L1, फिर L3 एंड L4 के बीच से भी निकलता है, इस तरीके से L4 एंड L5 के बीच से निकलता है। तो कुछ इस किस्म से निकलता है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड खत्म यहाँ हो जाता है। इसका मतलब वो ऊपर से नीचे आता है, उसके बाद निकलता है, ऊपर से नीचे आता है, उसके बाद निकलता है, नीचे से ऊपर जाके अटैच होता है। तो जितने दूर तक, सपोज कीजिए ये यहाँ से आया, यहाँ निकल गया, फिर यहाँ से आया, यहाँ निकल गया। एक सेकंड, तो आप पिक्चर को क्लियर कर लेते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए। अब सपोज कीजिए कि ये यहाँ पर आके खत्म हुआ, तो L1 एंड L2 एंड L3 ऐसे निकला, फिर यहाँ से L2 L3 हो गया, L3 L4 हो गया, L4 L5 हो गया, ऐसे करते करते वो निकलता चला जाता है, ठीक है ना। और ये ऊपर जाके स्पाइनल कॉर्ड से अटैच होता है। इस दौरान नर्व जो है ये अटैच होते हैं। तो
ये एक जो शेप दे रहा है ये एक घोड़े की पूंछ की तरह, हॉर्स के पूंछ की तरह देता है। इसका नाम डाला गया है कॉर्डा इक्विना। कॉर्डा इक्विना एग्जैक्टली क्या है? दैट इज अ स्पाइनल नर्व और स्पाइनल नर्व रूटलेट, ठीक है। तो स्पाइनल नर्व जो है ये क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड L1 और L2 के L1 के लोअर बॉर्डर पर खत्म हो जाता है। तो अब हमें जो नीचे से L3 या L4 से जो नर्व निकल रहा है वो अटैच जब होता है और नीचे आके होगा तो ये होगा कि ये यहाँ पर इस तरीके के जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो विजिबल होते हैं और इस तरीके से विजिबल होते हैं कि एक गुच्छा बन जाता है स्पाइनल नर्व्स का और ये दिखने में एक घोड़े की पूंछ की तरह लगता है और इसके बीच में आपको देखिएगा कि आपको फाइनल टर्मिनल नजर आएगा, ये फाइनल टर्मिनल। ये था हमारा कॉर्डा इक्विना और हमारा सर्वाइकल एलान। तो ये हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर खत्म हो गया। अब क्या होता है कि अब सपोज कीजिए कि अब हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं। सपोज इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो सपोज कीजिए कि अगर ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, ये सपोज कीजिए कि ये आपका एक स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है ना, ये स्पाइनल कॉर्ड है। आप गौर करेंगे कि ये आगे के अंदर एक गड्ढा है, आगे पूरा ऊपर नीचे तो लॉन्जिट्यूडनल एक सर्कस नजर आ रहा है पूरा ऊपर से नीचे तक। अगर सपोज कीजिए अगर मैंने इसको उठाकर ऐसे कर दिया, ऐसे ना पढ़ने के लिए, सपोज कीजिए हमारा स्पाइनल कॉर्ड, सपोज कीजिए ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड। अब हमने क्या किया, इस स्पाइनल कॉर्ड ये ऐसे था, इसको उठा के मैंने ऐसे कर दिया, इस तरीके से कर दिया। जब मैंने इसको उठा के ऐसे किया तो आप गौर करेंगे जो आगे वाली चीज थी, जो चीज आगे की तरफ है वो ऐसे करने पे वो नीचे की तरफ आ जाएगी और जो पीछे की तरफ है वो ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो सपोज कीजिए कि मैं जब इस दो की बात कर रहा हूं, ये नीचे की तरफ है, इसका मतलब जब ऐसे करेंगे तो ये आगे हो जाएगा। जैसे सपोज कीजिए कि मैंने ऐसे किया तो जो चीज नीचे है वो ऐसे करने पे आगे होती है और जो चीज पीछे है वो ऐसे, जो चीज ऊपर है ऐसे करने के बाद अगर हम सीधा ड्रा करते हैं तो ये पीछे हो जाती है। तो जब हम ये पढ़ाई कर रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड को मैंने ऐसे करके रखा, इस तरीके इस पोजीशन पर रखा है, उसके बाद मैं स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर, और मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से इसमें आप गौर करें तो बड़ा ये है कि इसको समझने में बड़ी आसानी आएगी आपके लिए। देखिए ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड के आगे में देखिएगा एक सल्कस, ये जो एक गड्ढा है जो मैंने यहाँ पर बनाया, ठीक है ना। जब ऐसे करेंगे तो ये नीचे हो जाएगा। देखिए ये आगे की चीज पूरी लंबी है, देखिए ये पूरी लंबी है, ये देखिए डिप्रेशन पूरा ऊपर से नीचे तक है। जब हमने इसको उठाया तो ये डिप्रेशन यहाँ पर आ गया और पीछे वाला डिप्रेशन जो है यहाँ पर है। डिप्रेशन मतलब गड्ढा, सल्कस। तो अब आप गौर करें कि जब मैंने स्पाइनल कॉर्ड को ऐसे करके इस तरीके से देखिए स्टडी की तो जो स्पाइनल कॉर्ड में आगे का हिस्सा था वो नीचे चला गया और जो आगे और पीछे का जो हिस्सा था वो ऊपर चला गया। जब हम स्पाइनल कॉर्ड को जब काटते हैं और जब उसको देखते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को काटने के बाद जब उसको देखते हैं तो इसमें एक बटरफ्लाई या कोई कहता है एस शेप, ये एस शेप फिगर आपको नजर आ रहा है, ये एस शेप फिगर जिसको हम लोग, ये ग्रे कलर का होता है, दैट इज कॉल्ड ग्रे मैटर, इसे हम लोग कहते हैं एस शेप ग्रे मैटर। और इसके चारों तरफ इसके ये कहलाता है व्हाइट मैटर। अभी बाद में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज ग्रे मैटर एंड व्हाट इज व्हाइट मैटर, ये बताने जा रहा हूं मैं व्हाट इज ग्रे मैटर एंड व्हाट इज व्हाइट मैटर। एट प्रेजेंट हमने जब स्पाइनल कॉर्ड काटा और काटने के बाद जब देखा तो हमें क्या मिला, एस शेप ग्रे मैटर मिलता है और इस एस शेप ग्रे मैटर के चारों तरफ व्हाइट मैटर रहता है। अच्छा, तो ग्रे मैटर होता क्या है, व्हाट इज ग्रे मैटर? तो ग्रे मैटर एग्जैक्टली इज अ कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी। ग्रे मैटर इज अ कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी। सपोज कीजिए कि ये आपका एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है, ये तीसरा न्यूरॉन है, ये चौथा न्यूरॉन है। ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन आपने ड्रॉ कर लिए, बहुत सारे न्यूरॉन आपने ड्रॉ कर लिए, ठीक है। देखिए यहां पर बहुत सारा कलेक्शन ऑफ क्या हो गया है, सेल बॉडी का कलेक्शन है। और यहां पर इसके नीचे में भी ये जो पार्ट है, ये पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसमें कलेक्शन ऑफ एक्सन नजर आ रहा है और इस फिगर में कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी नजर आ रहा है। जहां पर बहुत सारे सेल बॉडी इकट्ठे होते हैं
सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर होते हैं। अगर कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी विद इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है तो हम उसे ग्रे मैटर कहते हैं। जब कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी विद इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसे हम लोग ग्रे मैटर कहते हैं। क्योंकि मैंने पिछली क्लास में आपको थोड़ा गैंग्लियन वर्ड बताया था, गैंग्लिया, उसमें मैंने आपको बताया था कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी, उसमें भी कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी ही था और यहां पर भी कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी है, लेकिन मैंने वहां पर कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी को, वहां पे कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी को मैंने गैंग्लियन कहा और यहां पर कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी को मैंने ग्रे मैटर कहा। तो कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर अगर कहीं भी कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी होगी उसे हम लोग गैंग्लियन कहेंगे। लेकिन कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी विद इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कहीं पर भी कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी होगी तो उसे हम लोग ग्रे मैटर कहेंगे। और जहां पर कलेक्शन ऑफ एक्सन होगा, जहां पे कलेक्शन ऑफ एक्सन होता है, तो अगर कलेक्शन ऑफ एक्सन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर होगा, अगर कलेक्शन ऑफ एक्सन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर होता है तो हम उसे नर्व कहते हैं। और कलेक्शन ऑफ एक्सन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर होता है तो उसे हम लोग व्हाइट मैटर कहते हैं, उसे हम लोग व्हाइट मैटर कहते हैं। तो अभी मैंने आपको पहले बताया कि व्हाट ये एज शेप्ड ग्रे मैटर है, दिस इज द एज शेप्ड ग्रे मैटर। इस ग्रे मैटर का क्या मतलब है? ये एज शेप्ड ग्रे मैटर है, मैं इसको कह रहा हूं यहां पे कलेक्शन ऑफ, इस एज शेप्ड ग्रे मैटर के अंदर कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी, और मैं दूसरी तरफ कह रहा हूं कि इसके बाहर में, इसके चारों तरफ व्हाइट मैटर है। तो इसका मतलब ये होता है कि हियर इज अ कलेक्शन ऑफ एक्सन, हियर इज अ कलेक्शन ऑफ एक्सन। ठीक है, फिर कहा जाता है कि जो ग्रे मैटर होते हैं फिर उसको बहुत सब डिवाइड किया गया, कॉर्टेक्स कहा गया, न्यूक्लियाई कहा जाता है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि इस एज शेप्ड ग्रे मैटर को अब हम लोगों ने किसी क्या किया गया कि पूरा ग्रे मैटर है तो फंक्शन के हिसाब से, ठीक है, एज शेप्ड ग्रे मैटर है, उसको एज शेप्ड ग्रे मैटर आप गौर कर रहे होंगे कि ये एक देखिए इस तरीके से यहां पर ऐसा नोक टाइप का निकला हुआ है, पॉइंटेड। एक्चुअली इसे हम लोग कहते हैं हॉर्न। हॉर्न का मतलब समझ आता है ना, सिंग। तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड का जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं उसमें हमें एज शेप्ड ग्रे मैटर मिलता है, और जब एज शेप्ड ग्रे मैटर को देखेंगे तो उसमें मुझे 4 हॉर्न नजर आता है, सिंग नुमा स्ट्रक्चर नजर आता है, ये और ये। इस 4 जो आगे की साइड में है, जो आप नीचे हो गए हैं, इसे कहते हैं, इसे हॉर्न कहा जाता है, सिंग नुमा स्ट्रक्चर को। इसे हम लोग कहते हैं एंटीरियर हॉर्न, एंटीरियर हॉर्न, पोस्टीरियर हॉर्न एंड पोस्टीरियर हॉर्न। एंटीरियर हॉर्न, पोस्टीरियर हॉर्न, एंटीरियर हॉर्न एंड पोस्टीरियर हॉर्न। बहुत सारे, एंटीरियर को वेंट्रल भी कहा जाता है, तो इस हॉर्न को हम लोग एंटीरियर हॉर्न भी कहते हैं और वेंट्रल हॉर्न भी कहते हैं। इसको क्या एंटीरियर हॉर्न भी कहेंगे, वेंट्रल हॉर्न भी कहेंगे। एंटीरियर हॉर्न, वेंट्रल हॉर्न, पोस्टीरियर हॉर्न, डॉर्सल हॉर्न, पोस्टीरियर हॉर्न एंड डॉर्सल हॉर्न। अब मेरी बात ये है कि ये अब हमारे पास जब आपने एज शेप्ड ग्रे मैटर का नाम दे दिया, एंटीरियर हॉर्न बोला, पोस्टीरियर हॉर्न बोला, देखिए नॉर्मली जब हम लोग स्पाइनल कॉर्ड को जब काटते हैं तो हमें 4 हॉर्न मिलते हैं, एंटीरियर हॉर्न, पोस्टीरियर, 2 एंटीरियर हॉर्न मिलते हैं और 2 पोस्टीरियर हॉर्न मिलते हैं। लेकिन कहीं कहीं पे जब हम लोग काटते हैं, जैसे थोरैसिक रीजन में और लंबर के पास जब हम लोग कटिंग करते हैं तो स्पेशली थोरैसिक पार्ट, हम लोग वहां पर एक अलग से एक हॉर्न और मुझे मिलता है जिसे हम लोग लैटरल हॉर्न कहते हैं। जैसे देखिए ये वाला जो है, ये भी एक हॉर्न है, छोटा सा हॉर्न है, ये कहलाता है लैटरल हॉर्न। देखिए दोनों साइड में, एक ये और ये लैटरल हॉर्न। लेकिन लैटरल हॉर्न हमें हर जगह पे नहीं मिलता, लैटरल हॉर्न स्पाइनल कॉर्ड के हर जगह पे नहीं मिलता, लेकिन एंटीरियर हॉर्न एंड पोस्टीरियर हॉर्न स्पाइनल कॉर्ड को आप जहां भी काटेंगे आपको एंटीरियर हॉर्न एंड पोस्टीरियर हॉर्न नजर आएंगे, लेकिन लैटरल हॉर्न कहीं कहीं पे नजर आता है। थोरैसिक रीजन में काटेंगे क्योंकि ये बेसिकली ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए होता है, इससे ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। लैटरल हॉर्न इज रिलेटेड टू द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो बात समझ में आ गई। जब स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हमें 4 आपको दिखाया जाए तो 6 हॉर्न है, 3 इस साइड है, 3 इस साइड है, एंटीरियर हॉर्न, लैटरल हॉर्न एंड पोस्टीरियर हॉर्न। लैटरल हॉर्न हर जगह स्पाइनल कॉर्ड काटने पे नहीं मिलता है, इसीलिए कंफ्यूज नहीं होइए, कहीं पे मिल रहा है कहीं पे नहीं मिल रहा है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। पढ़ने के लिए हमें सब चीज पढ़नी है,
कहीं कहीं पर जब आप काटेंगे किसी किसी सेक्शन में आपको लैटरल हॉर्न मिलता है। बेसिकली थोरैसिक रीजन में जब आप काटते हैं तो आपको लैटरल हॉर्न नजर आता है। अब इतनी बातें हो गई तो मैंने जब ये कहा कि ये एज शेप ग्रे मैटर, ये एज शेप एक ग्रे मैटर है, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी है, तो लोगों ने साइंटिस्ट ने क्या किया कि ये इतना जो कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी है फंक्शन के हिसाब से इसको कुछ सेल कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी का कुछ अलग काम है, कुछ कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी इसका कुछ अलग काम है, इसका कुछ अलग काम है, इसका अलग काम है सब ग्रे मैटर है, सब सेल बॉडी, लेकिन अलग अलग फंक्शन के हिसाब से इस ग्रे मैटर को उन्होंने न्यूक्लियस का नाम दे दिया, उन्होंने न्यूक्लियाई का नाम दे दिया। हमने न्यूक्लियस वगैरह आपको जब क्लासेस में आपको मैंने बताया है व्हाट इज ग्रे मैटर, व्हाट इज व्हाइट मैटर, मैंने न्यूक्लियाई क्वांटिक्स सारी चीजों के बारे में पहले ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, इसलिए मैं यहां पर डिस्कस नहीं कर रहा हूं। तो न्यूक्लियाई उस जो आपका जो ग्रे मैटर है फंक्शन के हिसाब से अलग अलग फंक्शन के हिसाब से उसको न्यूक्लियाई में चेंज कर दिया, न्यूक्लियाई में नाम दे दिया गया। जैसे कि जब आप एंटीरियर हॉर्न देखते हैं तो एंटीरियर हॉर्न में कितने न्यूक्लियाई आपको बना दिए गए हैं, आप गौर करेंगे 1 2 3 4 5 6, देखिए इसमें 3 रो है, एक इधर, एक बीच में, एक लैटरल, ठीक है। और आप जानते हैं कि ये सेंटर है, ये सेंटर है, बीच से है। कोई भी चीज अगर इसके नजदीक होगी तो वो मीडियल कहलाएगी, जो भी चीज इस लाइन से दूर होगी उसे हम लोग लैटरल कहेंगे, मीडियल एंड लैटरल, और उन दोनों के बीच में जो होगा इंटरमीडिएट होगा। तो आप गौर करें कि जो एंटीरियर हॉर्न है, यहाँ पर जो बहुत सारे कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज हैं, फंक्शन के हिसाब से उसको अलग अलग न्यूक्लियाई का नाम दे दिया गया है। जैसे एंटीरियर हॉर्न में इस तरीके के लगभग 3 5 7 न्यूक्लियाई बना दिया गया है। जैसे आप देखेंगे 3 रो में, एक रो ये हुआ, ब्लू वाला एक अलग रो है, और ब्लैक वाला अलग रो है, एंड ग्रीन वाला अलग रो है। तो आप गौर करेंगे अगर मिड लाइन को अगर हम लोग कंसीडर करते हुए देखा जाए तो दिस ब्लू रो इज कॉल्ड मीडियल, सबसे जो ग्रीन वाला है सबसे लैटरल, मीडियल, लैटरल एंड इंटरमीडिएट रो, मीडियल रो, इंटरमीडिएट रो एंड लैटरल रो। मीडियल रो में 2 न्यूक्लियस है, मीडियल रो के अंदर 2 न्यूक्लियस हैं। एक न्यूक्लियस को कहते हैं हम लोग, एक न्यूक्लियस को हमने कहा वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस। देखिए अब आप गौर करें कि इन दोनों न्यूक्लियस में आगे ये है, पीछे ये है, ये न्यूक्लियस आगे है और ये न्यूक्लियस पीछे है। तो आगे वाले को कहते हैं एंटीरियर या वेंट्रल, तो मैंने इसको कहा वेंट्रो, और ये वाला न्यूक्लियस, ये दोनों न्यूक्लियस, ये सिर्फ नहीं, ये दोनों न्यूक्लियस इस मिड लाइन के नजदीक है और ये मीडियल रो का न्यूक्लियस है, इसको नाम दिया गया मीडियल रो के दोनों न्यूक्लियस में आगे वाले न्यूक्लियस को कहा गया वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस। इसको क्या कहा गया, वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस। दिस इज कॉल्ड वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस, ठीक है। उसके बाद पीछे है, पीछे वाले कहेंगे डॉर्सोमीडियल न्यूक्लियस। इसको क्या कहेंगे हम लोग, डॉर्सो है तो मीडियली रो का ये न्यूक्लियस है, तो ये भी मीडियली होगा, लेकिन ये आगे है, ये पीछे है, तो दोनों के नाम सिर्फ चेंज किया जाएगा। इसको कहेंगे वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस, इसको कहेंगे डॉर्सोमीडियल न्यूक्लियस। दिस इज कॉल्ड डॉर्सोमीडियल न्यूक्लियस। उसके बाद हम लोग लैटरल में जाते हैं, फिर बाद हम लोग बात करेंगे इंटरमीडिएट में। लैटरल रो में जाते हैं तो आप देखेंगे लैटरल रो में 3 न्यूक्लियस हैं, 1 2 3। तो अब आपको बता देते हैं कि जैसे कि मैंने वेंट्रोमीडियल और डॉर्सोमीडियल कहा, तो इन तीनों के नाम में, इसमें मीडियल था, उन तीनों के नाम में लैटरल वर्ड आएगा। अब वैसे और कीजिए, जो सबसे आगे वाला होगा दैट विल बी कॉल्ड वेंट्रोलैटरल न्यूक्लियस। सबसे आगे है, इसका मतलब वेंट्रो, सबसे क्या लैटरल रो का है, इसे कहेंगे वेंट्रोलैटरल न्यूक्लियस। अब उसके बाद वाला इसके पीछे है, इसको क्या कहेंगे, डॉर्सोलैटरल न्यूक्लियस। ये दूसरा पीछे वाला क्या कहलाएगा, डॉर्सोलैटरल न्यूक्लियस। देखिए किसी बुक में आप पढ़ेंगे ना, उसमें लिखा रहेगा एंटेरोलैटरल न्यूक्लियस। घबराइएगा नहीं, वेंट्रल एंड एंटेरो या एंटेरो दोनों सेम चीज होता है।
वेंट्रोलैटरल न्यूक्लियस एंड डॉर्सोलैटरल न्यूक्लियस। और उसके पीछे जो तीसरा है उसमें किसी बुक में लिखा है पोस्ट, इसको कहते हैं डॉर्सोलैटरल तो पोस्टेरोलैटरल न्यूक्लियस। दूसरी किसी बुक अलग बुक में लिखा रहता है डॉर्सोलैटरल न्यूक्लियस को हम लोग बोलते हैं पोस्टेरोलैटरल न्यूक्लियस, एंटेरोलैटरल न्यूक्लियस, और सबसे पीछे वाले को किसी बुक में लिखा रहेगा पोस्टेरोलैटरल न्यूक्लियस, ठीक है ना। लेकिन यहां पर हम आप बता देते हैं इसको पोस्टेरोलैटरल न्यूक्लियस बोलिए या लिखिए रेट्रोडॉर्सोलैटरल न्यूक्लियस, ठीक है। इसको क्या बोला मैंने, रेट्रोडॉर्सोलैटरल न्यूक्लियस। तो आपको मैं बता देता हूं कि जो लैटरल रो है, जो लैटरल रो है, लैटरल रो में 3 न्यूक्लियस 1, 2 एंड 3, जो सबसे आगे का न्यूक्लियस है उसको मैंने कहा वेंट्रोलैटरल न्यूक्लियस, बीच वाले को कहा डॉर्सोलैटरल न्यूक्लियस, और जो सबसे पीछे है उसको कहा रेट्रोडॉर्सोलैटरल न्यूक्लियस। और इन दोनों रो के बीच में, मीडियल रो एंड लैटरल रो के बीच में 2 न्यूक्लियस है, एक फ्रेनिक एंड एक एसिलेरिक, ठीक है। ये फ्रेनिक हो गया, ये एसिलेरिक हो गया। बात समझ में आ गई? अच्छा, उसके बाद हम लोग जाते हैं, इसके बाद जाते हैं आपको एंटीरियर। मैंने आपको एंटीरियर के बारे में बता दिया कि एंटीरियर हॉर्न में 3 रो होता है, मीडियल रो, इंटरमीडिएट रो एंड लैटरल रो। एंटीरियर रो में 2 मीडियल रो में 2 न्यूक्लियस होते हैं, एक को कहते हैं हम लोग एंटेरोमीडियल न्यूक्लियस, वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस, और पीछे वाले को कहते हैं डॉर्सोमीडियल न्यूक्लियस। लैटरल रो वाले में हम लोग क्या कहते हैं, वेंट्रोलैटरल न्यूक्लियस, डॉर्सोलैटरल न्यूक्लियस एंड ये लास्ट वाले कहते हैं रेट्रोडॉर्सोलैटरल न्यूक्लियस। और इन दोनों रो के बीच वाला जो न्यूक्लियस होता है फ्रेनिक एंड एसिलेरिक, देखिए फ्रेनिक एंड एसिलेरिक। ये हो गया आपका एंटीरियर हॉर्न, ये इधर भी नहीं होगा इधर भी होगा, दोनों में बराबर बराबर। अब इसके बाद हम लोग जाते हैं पोस्टीरियर हॉर्न और डॉर्सल हॉर्न। पोस्टीरियर बोले हैं, डॉर्सल बोले। पोस्टीरियर हॉर्न में जब हम लोग जाते हैं तो पोस्टीरियर हॉर्न में देखिए कितना न्यूक्लियस नजर आता है। तो जो सबसे किनारे में न्यूक्लियस, जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया है, जो सबसे किनारे में है, उस न्यूक्लियस को कहते हैं, उस न्यूक्लियस को हम लोग कहते हैं पोस्टेरो मार्जिनल न्यूक्लियस। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं पोस्टेरो मार्जिनल। पोस्टीरियर हॉर्न के मार्जिन किनारे पे देखिए ना, तो पोस्टेरो मार्जिनल न्यूक्लियस। जब आप ऊपर से नीचे आएंगे तो पहला मिलेगा आपको पोस्टेरो मार्जिनल न्यूक्लियस। जैसे ही पोस्टेरो मार्जिनल न्यूक्लियस से नीचे आएंगे तो आपको नजर आ रहा है ग्रे कलर का, वहां पर जो न्यूक्लियस होगा वो न्यूक्लियस कहलाएगा न्यूक्लियस सबस्टेंशिया जिलेटिनोसा। वो न्यूक्लियस हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस सबस्टेंशिया जिलेटिनोसा। जैसे ही हम लोग न्यूक्लियस सबस्टेंशिया जिलेटिनोसा और नीचे आते हैं, बेस की तरफ बढ़ते हैं, तो हमें एक न्यूक्लियस, बड़ा न्यूक्लियस नजर आता है। दैट न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियस प्रोप्रियस। उस न्यूक्लियस को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस प्रोप्रियस। देखिए यहां पर हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, मतलब लिखा हुआ समझ में ना आए, आप बुक से रेफर कर लेंगे। अभी मैं यहां पर समझा रहा हूं, आप समझ लीजिए, बुक से बहुत अच्छे अच्छे नोट्स आपको नजर आ जाएंगे। समझना इंपॉर्टेंट है, राइटिंग पे ना जाए, ठीक है ना। तो आपको मैं ये बता रहा हूं कि ये न्यूक्लियस प्रोप्रियस है, और न्यूक्लियस प्रोप्रियस से और बेस की तरफ बढ़ेंगे तो एक न्यूक्लियस कहता है, उसको कहते हैं हम लोग डॉर्सल न्यूक्लियस। तो अब हम लोग बात बता देते हैं कि हमारे पोस्टीरियर हॉर्न, डॉर्सल हॉर्न में कौन कौन सा न्यूक्लियस है। सबसे मार्जिन पर होता है पोस्टेरो मार्जिनल न्यूक्लियस। उससे नीचे आएंगे तो मुझे दूसरा न्यूक्लियस मिलता है जिसे हम लोग कहते हैं सबस्टेंशिया जिलेटिनोसा। उससे जब नीचे आते हैं तो मिलता है न्यूक्लियस प्रोप्रियस, और जब उससे और बेस की तरफ आते हैं तो हमें आप बात जो अगला न्यूक्लियस मिलता है वो न्यूक्लियस होता है डॉर्सल न्यूक्लियस, ठीक है। ये डॉर्सल न्यूक्लियस हो गया। तो हमारे एंटीरियर हॉर्न में जितने जो न्यूक्लियस मैंने उसकी भी जिक्र कर लिया, डॉर्सल हॉर्न में जो न्यूक्लियस है उसका भी जिक्र कर लिया। अब आता है लैटरल हॉर्न। अब क्या आता है, लैटरल हॉर्न। लैटरल हॉर्न में 2 न्यूक्लियस होते हैं। लैटरल हॉर्न में आप गौर करेंगे, मैंने 2 न्यूक्लियस बनाया है, एक इधर एक इधर। आप इस बात से गौर कीजिए कि जब मैं इसको सेंट्रल कैनाल जो है इसके ये सेंटर से एक न्यूक्लियस सेंटर के नजदीक है और दूसरा वाला ये सेंटर से दूर है। ये वाला न्यूक्लियस सेंटर से दूर है, ये वाला सेंटर के नजदीक है। तो इस दोनों में एक मीडियल हो जाएगा, एक लैटरल हो जाएगा। इस न्यूक्लियस का नाम है, जो न्यूक्लियस
सेंट्रल सीसी के नजदीक होती है उसे हम लोग कहते हैं, उस न्यूक्लियस को हम लोग कहते हैं इंटरमीडियल न्यूक्लियस एंड इंटरमीडियो लैटरल न्यूक्लियस। बात समझ आ गई? हम लोग इसको कहेंगे इंटरमीडियो मीडियल न्यूक्लियस, क्योंकि ये सेंटर से नजदीक है और ये वाला सेंटर से दूर है, इसके नाम में मीडियल लगेगा और इसके नाम में लैटरल लगेगा। दिस इज कॉल्ड इंटरमीडियो मीडियल न्यूक्लियस एंड दिस वन इज कॉल्ड इंटरमीडियो लैटरल न्यूक्लियस। तो ये इतना था न्यूक्लियस सिस्टम, हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो इसमें जो न्यूक्लियस सिस्टम है वो इतना सारा था। आपको बता देता हूं कि ये बीच में एक सेंटर है जिसे हम लोग कहते हैं सीसी। जब आप स्पाइनल कॉर्ड काटेंगे तो उसके सेंटर में एक होल होता है, एक जिसमें सीएसएफ रहता है, जिसको हम लोग सेंट्रल कैनाल कहते हैं, दैट इज द कैविटी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, उसे हम लोग सीसी कहते हैं। सीसी इज द कैविटी ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड और इसके अंदर सीएसएफ रहता है। तो जहां पर भी आप स्पाइनल कॉर्ड काटेंगे तो आपको सेंटर में सीसी नजर आएगा। ये आपका सीसी हो गया। अच्छा, अब हम लोग एक बात गौर करें कि ये हमने रोमन नंबर में 1 2 ये आप इस साइड तो हो गया, आप इस तरफ गौर करेंगे तो मैंने रोमन नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखा है, ठीक है? ये न्यूक्लियस सिस्टम खत्म हो गया। अब मैं रोमन नंबर के बारे में डिस्कस करूंगा कि रोमन नंबर क्या है। एक रिक्स नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया कि एक बार वो स्पाइनल कॉर्ड का जो सबसे थिक एरिया है उसको उन्होंने काटा। रिक्स जो थे 1950s की बात है कि 1950s में रिक्स जो थे उन्होंने स्पाइनल कॉर्ड को जो उसके सबसे थिक एरिया था वहां पर काटा और काटने के बाद क्या देखा कि उसमें उनको कुछ लैमिना नजर आया। कुछ लैमिना का मतलब आपको समझा दें कि अगर आपने प्याज और अनियन देखा है, जब अनियन को जब आप काटते हैं तो अनियन एक लेयर नजर आता है नहीं? जब प्याज को काटते हैं तो प्याज में लेयर नजर आता है, तो वैसे ही उसी को कहते हैं लैमिना। उसी तरीके की चीज को लैमिना कहते हैं। तो जब रिक्स ने स्पाइनल कॉर्ड को उसके सबसे थिक पोर्शन पे जब काटा, उन्हें कुछ लैमिना नजर आए, 10 लैमिना नजर आए, 10 उस तरीके के लैमिना नजर आए। तो उन्होंने उसको रोमन नंबर में लिखा और उस नाम रख दिया रिक्स्ड, REXED रिक्स्ड लैमिना, LAMINA लैमिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना? देखिए सबसे जो पोस्टीरियर मार्जिनल न्यूक्लियस यहां पर है वहां पर लैमिना 1 है। जहां पे आपका सबस्टेंशिया जिलोटिनोसा है वो आपका लैमिना 2 है। इसी तरीके से इस न्यूक्लियस से आप इस लैमिना को कॉरस्पॉन्ड कर सकते हैं कि कौन सा लैमिना किस न्यूक्लियस के अंदर आता है। दोनों फिगर को कोरिलेट कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये 9th है, ये 8th है, ये 7th, ये 10th है। जो 10th वाला जो लैमिना होता है वो सेंट्रल कैनाल के अराउंड होता है। देखिए सीसी के इधर अर्जन जो लैमिना है जिसको हम लोग 10th कहते हैं, 10th लैमिना। तो ये हमने लैमिना बना दिया, ये लैमिना को समझ में आ गया ये लैमिना है। तो उन्होंने रिक्स साइंटिस्ट ने जब उसको काटा उनको इस एच शेप ग्रे मैटर में लैमिना नजर आया। उन्होंने उस लैमिना को अपने नाम से लैमिना 1 लैमिना 2 रोमन नंबर में लिख दिया। और आपको बस ये देख लेना है, किसी बुक से दिमाग पर लगाना है, जैसे मैंने आपको बता दिया। जैसे कि यहाँ का लैमिना 1, रिक्स का लैमिना 1, हमारे पोस्टीरियर मार्जिनल न्यूक्लियस दोनों एक ही है। इसका लैमिना 1 और पोस्टीरियर मार्जिनल न्यूक्लियस, अगर लैमिना 1 के अंदर क्या मिलेगा? पोस्टीरियर मार्जिनल न्यूक्लियस मिलेंगे। लैमिना 2 के अंदर सबस्टेंशिया जिलोटिनोसा मिलेगा। उसी तरीके से दोनों को कोरिलेट कर लेना है कि कौन सा न्यूक्लियस हमारे इस लैमिना में कहां पर मिलेगा। जरूरी नहीं है कि एक लैमिना के अंदर कोई एक ही न्यूक्लियस मिले, हो सकता है एक न्यूक्लियस मोर देन 1 लैमिना के अंदर भी हो। ये डिपेंड करता है कि न्यूक्लियस कितना बड़ा है और ये लैमिना कितना बड़ा है, इस दोनों पर डिपेंड करता है। तो कभी ये कंफ्यूज इस चीज पर मत सोचिएगा कि जितना न्यूक्लियस यहां पर है हर उसी एक लैमिना के अंदर एक ही न्यूक्लियस हो सकता है, वो दूसरे में नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है, एक न्यूक्लियस दूसरे पर भी ओवरलैप कर सकता है, दूसरे लैमिना में जा सकता है। अब हम लोग आते हैं अगला टॉपिक जो है वो व्हाइट मैटर पे, ठीक है ना? ये एच शेप ग्रे मैटर के बारे में मैंने सारा कुछ बता दिया कि एंटीरियर हॉर्न क्या है, पोस्टीरियर हॉर्न क्या है एंड लैटरल हॉर्न क्या है, इसमें कौन से न्यूक्लियस मिलते हैं, इसमें कौन से निकलते हैं, इसमें कौन से मिलते हैं, ठीक है? अब हम लोग आते हैं व्हाइट
ठीक है ना, ये वाइट जो कॉलम है एस शेप के बाहर ये सारा एरिया है, इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। हम लोग के पहले बता देते हैं कि हमने आपको पहले बताया कि स्पाइनल कॉर्ड के आगे में ये अंदर में आगे सामने में हमने आपको फोटो जब पेपर से बनाया था तो आगे में दिखाया था कि लॉन्गिट्यूडनल एक सल्कस है ऊपर से नीचे तक पूरा, तो जब ऐसे करेंगे तो वो गड्ढा आगे अंदर आएगा। इसको हमने कहा है एंटेरोमीडियन फीचर, सल्कस जो गड्ढा है दैट इज कॉल्ड एंटेरोमीडियन फीचर, और पीछे में गड्ढा थोड़ा छोटा होता है सल्कस, उसको हम कहते हैं पोस्टेरोमीडियन सल्कस। अब आप गौर करेंगे एक सल्कस इधर है, एक सल्कस पीछे, और ये सेप्टम, दिस इज सेप्टम, ये सेप्टम है, ये सल्कस। अब ये इसको और इसको बीच लाइन माने, ये यहां से आएगा और सीसी होते हुए ये नीचे आ जाएगा, हाफ इधर हो जाएगा, हाफ इधर हो जाएगा, हाफ इस बॉडी के लिए हो जाता है, हाफ इस साइड के लिए हो जाता है। अब क्या होता है कि इसको जब हमने इस चीज को तीन पार्ट में बांटा, व्हाइट मैटर को हम लोगों ने तीन पार्ट में बांटा, जैसे कि मैंने बताया व्हाइट मैटर इज अ कलेक्शन ऑफ एक्सन विद इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है ना, और कलेक्शन ऑफ एक्सन आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या कहलाता है, नर्व। आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम लोग क्या कहते हैं, कलेक्शन ऑफ एक्सन को नर्व कहते हैं। लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, यानी स्पाइनल कॉर्ड की बात यहां पर कर रहे हैं, तो यहां पर वो कलेक्शन ऑफ एक्सन व्हाइट मैटर होगा, ठीक है। अब मैंने इस एरिया को सहूलियत के हिसाब से अपने कंफर्टेबल मतलब सहूलियत के हिसाब से हमने इसको तीन पार्ट। अब आप देखेंगे यहां पर भी एक छोटा सा गड्ढा नजर आ रहा है, सल्कस अंदर धंसा हुआ नजर आ रहा होगा, और इधर नजर आ रहा होगा, इधर लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा। तो जो आगे के साइड में ये गड्ढा है, ये जो धंसा हुआ है गड्ढा है, हम लोग गड्ढे को हम लोग सल्कस कहते हैं, ठीक है ना। ये इसको कहते हैं ना, ये एंटीरियर, ये गड्ढा ना आगे में है ना किनारे में, ना लैटरली है ना एंटीरियरली है, एंटीरियर और लैटरल के बीच में है, तो इस सल्कस को हम लोग कहते हैं एंटेरोलैटरल सल्कस। सल्कस को मैंने क्या कहा, एंटेरोलैटरल सल्कस, क्योंकि ना ये अगर ये सल्कस किस जगह पर होता इसको हम लोग एंटीरियर सल्कस कहते हैं, अगर इस जगह पर होता तो लैटरल सल्कस कहते हैं। ना ये इधर है ना इधर है, इन दोनों के बीच में है, इसलिए मैंने इसको कहा एंटेरोलैटरल सल्कस। इसी तरीके का सल्कस एक पीछे में मिलता है, देखिए, जिसको हम लोगों ने कहा ना ये पूरा पोस्टीरियरली है ना पूरा लैटरली है। अगर ये यहां पर होता तो इसको हम लोग पोस्टीरियर सल्कस, जैसे ये सल्कस हो सकता कहते हैं, अगर ये लैटरली होता तो इसको यहां पर लैटरल सल्कस कहते हैं। लेकिन ये ना पूरा पोस्टीरियरली है ना ये लैटरली है, ये इन दोनों के बीच में है, इसे हमने कहा पोस्टेरो लैटरल सल्कस, दिस इज कॉल्ड पोस्टेरो लैटरल सल्कस। अब एक इमेजिनरी लाइन यहां हम लोगों ने बना दिया। अब देखिएगा एंटेरोमीडियन सल्कस, इस सल्कस और इस सल्कस, ये सल्कस और इस सल्कस के बीच का जो एरिया है दिस इज कॉल्ड एंटीरियर वाइट कॉलम। इसको क्या कहते हैं, एंटीरियर वाइट कॉलम या एंटीरियर फ्यूनिकुलस, एंटीरियर वाइट कॉलम या एंटीरियर फ्यूनिकुलर। उसके बाद आप गौर करेंगे एंटेरोलैटरल सल्कस एंड पोस्टेरोलैटरल सल्कस, इस सल्कस और इस सल्कस के बीच का जो एरिया है, ये एरिया, ये सारा एरिया जो है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लैटरल वाइट कॉलम। इसको क्या कहते हैं हम लोग, लैटरल वाइट कॉलम या लैटरल फ्यूनिकुलर, लैटरल वाइट कॉलम या लैटरल फ्यूनिकुलर। उसके बाद हम लोग आते हैं इस एरिया में, इस एरिया में हमने क्या बोला, पोस्टेरोमीडियन सल्कस एंड पोस्टेरोलैटरल सल्कस, पोस्टेरोमीडियन सल्कस एंड पोस्टेरोलैटरल सल्कस का ये जो एरिया है, इसे हम लोग कहेंगे पोस्टीरियर वाइट कॉलम और पोस्टीरियर फ्यूनिकुलर। बात समझ आ गई? तो एंटीरियर फ्यूनिकुलस इधर भी होगा, एंटीरियर फ्यूनिकुलस इधर भी होगा, एंटीरियर वाइट, ठीक है ना, जैसे लैटरल वाइट कॉलम या लैटरल फ्यूनिकुलस इधर भी होगा, लैटरल वाइट कॉलम या लैटरल फ्यूनिकुलस इधर भी होगा, पोस्टीरियर इधर भी होगा, इधर है इधर भी होगा, दोनों साइड में होंगे। कितने फ्यूनिकुलस, एंटीरियर फ्यूनिकुलस हो गए, दो एंटीरियर फ्यूनिकुलर, दो लैटरल फ्यूनिकुलस एंड दो पोस्टीरियर फ्यूनिकुलर। तो एंटीरियर फ्यूनिकुलस किसके बीच का है, तो एंटेरोमीडियन फिशर एंड एंटेरोलैटरल सल्कस, लैटरल फ्यूनिकुलस इसके बीच का, लैटरल वाइट कॉलम, पोस्टेरोलैटरल सल्कस एंड एंटेरोलैटरल सल्कस, ठीक है। अगर कोई पूछे कि पोस्टीरियर वाइट कॉलम या पोस्टीरियर फ्यूनिकुलस किसके बीच में होता है,
मीडियन सल्कस और पोस्टेरोलैटरल सल्कस। तो ये सब हो गया आपका पोस्टीरियर वाइट कॉलम, लैटरल वाइट कॉलम एंड एंटीरियर वाइट कॉलम। तो ये सारी चीजें थी आपको इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में। और इसमें एंटीरियर हॉर्न मोटर नेचर का होता है, डॉर्सल हॉर्न या पोस्टीरियर हॉर्न सेंसरी होता है। जो भी सेंसेशन हमारे स्पाइनल कॉर्ड में आते हैं वो इसके थ्रू आते हैं। जो भी मोटर के लिए एक्शन होता है वो एंटीरियर हॉर्न से होता है। लैटरल हॉर्न इज रिस्पांसिबल फॉर द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। एक चीज मैं बता देता हूं कि इसके अंदर जो ये लैटरल वाइट कॉलम है, इसको मैं जो लैटरल वाइट कॉलम है इसमें ये वाइट कॉलम को दो बेसिकली नाम दिया गया। ये लैटरल फ्यूनिकुलस और वाइट फ्यूनिकुलस है। इसको हम लोगों ने क्या बोला है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाइट कॉलम जो है ये हमारा ट्रैक है। ये क्या है, ट्रैक है। ये वाइट मैटर क्या है, वाइट मैटर इस जगह पे, वाइट मैटर का अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है, ठीक है ना। ग्रे मैटर का अलग जगह पे अलग नाम है। कहीं पर ग्रे मैटर कॉर्टेक्स हो जाता है, कहीं पर न्यूक्लियाई हो जाता है। यहाँ पर न्यूक्लियाई हो गया है, यहाँ पर ग्रे मैटर हमने न्यूक्लियाई के नाम से जाना। कहीं पर हमने कहीं हम लोग ग्रे मैटर को कॉर्टेक्स भी बोलते हैं। उसी तरीके से वाइट मैटर का भी अलग अलग नाम है। वाइट मैटर जब स्पाइनल कॉर्ड के इस सब जगह पे वाइट मैटर है, जो एंटीरियर वाइट कॉलम या लैटरल वाइट कॉलम या एंटीरियर वाइट कॉलम में जो वाइट मैटर है उसको हम लोग स्पाइनल कॉर्ड में होता है वाइट, ये उसको हम लोग कहते हैं ट्रैक। ट्रैक का मतलब रास्ता है, ट्रैक मतलब होता है रास्ता। तो इस रास्ते के जरिए दो चीजें होती है। ये रास्ता क्या कम्युनिकेट करता है, हमारे ब्रेन और नीचे के बीच का कम्युनिकेशन बनाता है। हमारे नीचे से इंफॉर्मेशन ब्रेन को या ब्रेन से सिग्नल नीचे आता है, अप एंड डाउन, नीचे से ऊपर लेके जाना या ऊपर से नीचे लेके आना। ये कनेक्शन बनाता है हमारा ट्रैक। ये कनेक्शन कौन बना रहा है, तो हमारा ट्रैक बनाता है। तो दो तरीके की चीजें होंगी इस ट्रैक में, दो तरीके की चीजें होंगी। या वो ट्रैक कुछ स्टिमुलस ले जाता होगा और हमारे ब्रेन को खबर करता है, मेरे कुछ स्टिमुलस ले जाके ब्रेन तक पहुंचाता होगा, या फिर ब्रेन से कुछ इंफॉर्मेशन लेकर आता होगा, कुछ ब्रेन से ऑर्डर लेकर आता होगा। तो वो दोनों हमें इसी में मिलता है। तो हमारे पास दो तरीके के ट्रैक होंगे। एक ट्रैक कहलाएगा असेंडिंग ट्रैक, एक को कहते हैं असेंडिंग ऊपर की तरफ ट्रैक, और दूसरे को कहेंगे हम लोग डिसेंडिंग ट्रैक। असेंडिंग ट्रैक और डिसेंडिंग ट्रैक बेसिकली क्या है, असेंडिंग ट्रैक में सेंसेशन ब्रेन की तरफ जाएगा। आपका पेरिफेरी से जो भी सेंसेशन आएगा जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जाता है, और नीचे से ऊपर ब्रेन की तरफ जो जाएगा वो नीचे से जो ऊपर जा रहा है उसे हम लोग कहेंगे असेंडिंग ट्रैक। तो असेंडिंग ट्रैक सेंसरी नेचर होता है, सेंसरी नेचर होगा। और डिसेंडिंग ट्रैक, जो डिसेंडिंग ट्रैक होते हैं वो मोटर इन नेचर होते हैं, क्योंकि ये ब्रेन से ऑर्डर लेकर, ब्रेन का ऑर्डर उसको फॉलो करते हैं, इसीलिए हम लोग कहते हैं ये मोटर इन नेचर होता है, मोटर इन नेचर होता है। तो हमारे पास आपको बता देता हूं कि ये लैटरल वाइट कॉलम है। इस लैटरल वाइट कॉलम में हम लोग के अंदर ट्रैक मिलेगा। इस लैटरल वाइट कॉलम के अंदर हमें क्या मिलेगा, ये लैटरल वाइट कॉलम एग्जैक्टली ट्रैक है। या ट्रैक असेंडिंग होगा या ट्रैक डिसेंडिंग होगा। हम लोग अगले क्लास में जब हम लोग ट्रैक शुरू करने वाले हैं, फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट क्लास हम लोग जो है अगला टॉपिक हमारा होगा वो ट्रैक होगा। उसमें थोड़ा सा और हम समझाएंगे। उसके बाद हम लोग किसी एक ट्रैक को लेकर शुरू करेंगे। पहले हम लोग असेंडिंग ट्रैक पढ़ेंगे, उसके बाद डिसेंडिंग ट्रैक पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग कुछ इंफॉर्मेशन लेकर जाएंगे। तो बस यही था, ट्रैक, असेंडिंग, डिसेंडिंग, इंटरनल स्ट्रक्चर, और जो भी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का जो मैंने कॉर्डा इक्विना, सर्वाइकल इनलार्जमेंट एंड लंबर इनलार्जमेंट जो भी छूटा था मैंने सब क्लियर कर दिया है। ये था हमारा इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। थैंक यू वेरी मच।